कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर के शेखावत पैलेस से। शेखावत पैलेस पूरी मुंबई में इसकी कीमत अरबों में है। लोग यहाँ आना भी अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। पैलेस दाएं बाएं और पीछे अलग अलग तरह के फूल के बगीचे से घिरा है। पैलेस के अंदर जाने के लिए भी एक लंबा रास्ता है। पूरे रास्ते के दाएं बाएं फूल ही फूल हैं। फिर आता है एक बड़ा सा मैदान। पैलेस के अंदर सब कुछ इम्पोर्टेड है। बड़े बड़े झूमर, फर्नीचर, कारपेट, सब कुछ अनमोल है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। एक लड़का उठा। उसने एक पाजामा पहना था, बिखरे हुए बाल, काली गहरी आंखें जिसमें दुनिया जहान के लिए नफरत भरी है, गोरा रंग, सुर्ख लाल होंठ। उसने अपने बाल सही किए। वो सीधा बाथरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद वो ट्रैक सूट पहने निकला। वो अपने कमरे से निकला और अपने कमरे के पास के कमरे में गया। वहाँ बेड पर एक 5 साल की बच्ची सो रही थी। वो लड़का उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथों से होंठ लगा दिया। फिर उसके ऊपर अच्छे से कंबल देकर वो उसके कमरे से बाहर निकला। वो नीचे आया तो एक नौकर ने उसे एक बोतल दे दी। वो लड़का बोला, नितेश, आज सिया का जन्मदिन है तो आज का खाना मैं बनाऊंगा। तुम लोग शाम के लिए तैयारियां करो। नितेश ने सिर हिला दिया। वो लड़का मैदान में चला गया और जॉगिंग करने लगा। आइए मिलते हैं हम इस लड़के से, अर्नव सिंह शेखावत। प्यार से या डर से सब इसे शेखावत साहब कहते हैं। अर्नव 24 साल का एक नौजवान है। गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर रहता है। हर चीज़ इसे परफेक्ट चाहिए। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मानो किसी की शामत आई। अर्नव के परिवार में सिर्फ उसकी भांजी है सिया, जिसके लिए वो जी रहा है, वरना कब का खुद को उसने मार दिया होता। इसके कुछ दोस्त हैं जो इसके गैर कानूनी कामों में इसका साथ देते हैं। अली, विशाल, शंकर और जूलिया। 1.5 घंटा जॉगिंग के बाद वो पैलेस के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो सीधा नहाने गया। नहाने के बाद वो किचन में चला गया। किचन में जाकर उसने सभी नौकरों को बाहर भेज दिया और खुद सिया और अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। नाश्ता बनाते बनाते उसे 9:30 बज गए। उसने एक नौकर से कहकर सब कुछ टेबल पर लगवाया और खुद सिया को उठाने चला गया। उसने सिया के चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, सिया, सिया। सिया ने आंखें खोली। अर्नव ने उसकी खुलती आंखें देखकर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी सिया। सिया उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू मामू। फिर वो अलग हुई और उसके आगे हाथ करके बोली, मेरा गिफ्ट। अर्नव ने उसकी छोटी सी नाक हल्के से खींचते हुए कहा, पहले नहा कर आओ। सिया नहाने चली गई। वहीं दूसरी ओर शिमला शहर, पर्वत कॉलोनी। पर्वत कॉलोनी एक पर्वत पर ही थी। वहाँ से शिमला शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता था। उसी कॉलोनी के जय श्री भवन से आरती की आवाज़ आ रही थी। आइए झांकते हैं जय श्री भवन में। बहुत ही साधारण सा घर था। घर के अंदर आते ही दाईं तरफ हॉल था और बाईं तरफ डाइनिंग टेबल और साथ में ही किचन। सामने ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ थीं। नीचे सीढ़ियों से लगता एक कमरा था और 2 कमरे ऊपर थे। हॉल के बाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक औरत आरती कर रही थी और बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी। आरती को ख़त्म कर उन्होंने पूजा की थाल उठाई और ऊपर गईं। उन्होंने ऊपर दोनों कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। उन्होंने फिर खुद ही खोला तो कमरे के अंदर आते ही उनका पैर किसी चीज़ पर पड़ा और उन्होंने नीचे देखा, लेकिन कमरे में घुप अंधेरा था। पर्दा भी ऐसे लगा था कि सूरज की किरण कमरे में जा न सके। उस औरत ने जो आरती की थाल में दिया था उसकी रोशनी से स्विच बोर्ड ढूंढकर लाइट जलाई तो कमरे का हश्र देख उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। पूरे कमरे में कपड़े, सारा सामान अस्त व्यस्त था। उस औरत ने आरती की थाल वहाँ पड़े एक टेबल पर रखी और पर्दे हटाए तो सूरज की किरणें सीधा कमरे में पड़ीं। उन्होंने फिर बेड की तरफ देखा जिस पर एक गद्दे पर किताब पड़ी थी और दूसरी तरफ कोई सो रहा था। उसने पूरी की पूरी रजाई से अपने आप को सिर से पांव तक ढका हुआ था। वो औरत जाकर उसके पास बैठी और उसे उठाने के लिए जैसे ही उसने रजाई हटाई तो पाया कि उस तरफ पैर हैं। ये देखकर उसने कहा, पूरी की पूरी उल्टी है ये लड़की। वो फिर दूसरी तरफ होकर बैठी और उन्होंने रजाई हटाई। एक लड़की सोई हुई थी पेट के बल। उस औरत ने उसे उठाते हुए कहा, आदि, आदि, उठ बेटा, बेटा उठ जा, आज तेरा एग्जाम है। आज भी लेट होना है क्या?
वो लड़की थोड़ा कसमसाई और हल्की आवाज में बोली, बस 2 मिनट माँ। और वो औरत खड़ी हुई और उसके ऊपर से रजाई हटाते हुए बोली, दो क्या, आधा मिनट भी नहीं। वो चिढ़कर उठकर बैठ गई। उसके सारे डार्क ब्राउन बाल चेहरे पर आ गए। उसने उन्हें अपने हाथों से साइड किया। समुंदर की तरह गहरी नीली आंखें जिनमें कोई भी डूबना चाहता हो, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। गोरी तो वो थी, लेकिन हल्का हल्का गुलाबी रंग भी था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा, कितना टाइम हुआ है? वो औरत टेबल से आरती की थाल उठाते हुए बोली, 10 बज रहे हैं। वो लड़की मुंह बनाकर बोली, माँ, मेरा एग्जाम इवनिंग टाइम में होगा। वैसे भी पूरी रात पढ़ रही थी और अब आपने इतनी जल्दी उठा दिया। वो औरत उसके सामने आरती की थाल लेकर खड़ी हो गई तो उस लड़की ने आंखें बंद कर आरती ली और उस औरत ने उसके गाल को फिर प्यार से छुआ और कहा, बेटा, तुम्हें अभी रिवीजन भी करना है। आकर जितना सोना हो सो जाना। और ये बताओ, कमरे की इतनी बुरी हालत क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे रात को सिर्फ तुम्हारे कमरे में भूकंप आया हो। उस लड़की ने दांत दिखाए और कहा, वो मुझे मेरी एक बुक नहीं मिल रही थी तो उसे ढूंढने के चक्कर में ये सब हो गया। ये सुन उस औरत ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे शिव जी, मेरी बच्ची को कृपया करके सद्बुद्धि बख्श दीजिए। इतना बोलकर वो चली गई, लेकिन जाते जाते बोली, मुझे तेरा कमरा 1 घंटे के अंदर अंदर साफ सुथरा चाहिए। उनकी बात सुन वो लड़की उठी और लग गई अपने काम पर। तो आइए अब मिलते हैं इस लड़की और इस औरत से। ये जो औरत थी ये हैं जय श्री शर्मा। जय श्री सरकारी स्कूल में रसायन शास्त्र की अध्यापिका हैं और ये लड़की है आद्रिका शर्मा। आद्रिका एमबीए की आखिरी साल में है। इसकी उम्र 21 साल है। आज से उसके इम्तिहान शुरू होने हैं। आद्रिका पढ़ने के साथ साथ एक कैफे में मैनेजर का काम भी करती है। आद्रिका हर शनिवार रविवार एक अनाथाश्रम में जाती है अपनी माँ के साथ। आद्रिका को उसकी माँ ने ये बताया है कि आद्रिका के पापा मर चुके हैं, लेकिन सच क्या है ये तो सिर्फ जयश्री जानती है। आद्रिका की सिर्फ एक दोस्त है, प्रियंका, जो कि अनाथाश्रम की मालकिन सीमा की बेटी है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत पैलेस में सिया और अर्णव डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अर्णव अपने हाथों से सिया को खाना खिला रहा था। सिया भी खुशी से खा रही थी। खाना खाने के बाद दोनों हॉल में बैठ गए। अर्णव ने सिया से पूछा, तो बताओ क्या गिफ्ट चाहिए आपको? सिया ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ओफो मामू, गिफ्ट कहने से नहीं दिया जाता, अपने आप से दिया जाता है। उसकी बात सुनकर अर्णव मुस्कुरा दिया और बोला, अरे वाह, मेरी सिया तो बहुत अच्छी बातें करने लगी है। सिया ये सुन मुंह बनाकर बोली, आप ही ने गौर नहीं किया। तभी दरवाजे की तरफ से शोर की आवाज़ आई। दोनों ने उस दिशा में देखा तो वहाँ अली, विशाल, शंकर और जूलिया खड़े थे, तोहफे और गुब्बारों को लिए हुए। ये देख सिया दौड़ते हुए उनके पास चली गई और खुशी से उछलने लगी। चारों ने सभी तोहफे उसे दिए। सिया के चेहरे से खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे इतना खुश अर्णव के चेहरे पर भी देखकर उसे अर्णव के चेहरे पर भी स्माइल थी और ये सिर्फ सिया के साथ ही होता था, वरना तो महाशय हमेशा सीरियस मोड में रहते हैं। विशाल ने सिया को गोद में उठा लिया और नौकर सभी गुब्बारे और गिफ्ट सिया के कमरे में ले गए। सभी अर्णव के पास आकर बैठ गए। सिया विशाल की गोद से उतरी और अर्णव के पास चली गई और बोली, मामू, विशु मामू, अली मामू, शंकर मामू और जूली मासी, सभी ने मुझे गिफ्ट दे दिए, लेकिन आपने नहीं दिया। अर्णव ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, तो मेरी डॉल को क्या चाहिए? सिया ने उसे देखते हुए पूछा, आप पक्का दोगे? अर्णव ने कहा, आज तक जो भी मामू की सिया ने मांगा है उसे मिला है ना, तो ये भी मिलेगा। कहो क्या चाहिए? सिया ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, सभी के पास मम्मा पापा हैं, मुझे भी मम्मा पापा चाहिए। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। अर्णव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दूसरी तरफ आद्रिका ने जयश्री के कहे मुताबिक अपना पूरा कमरा साफ कर लिया था। वो नहा धोकर नीचे चली गई। वो सीधा किचन में गई और बोली, माँ क्या बनाया है? जयश्री बोली, साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, तू जाकर बैठ, मैं लेकर आती हूँ। आद्रिका जाकर बैठ गई डाइनिंग टेबल पर। कुछ देर में जयश्री ब्रेकफास्ट ले आई और दोनों नाश्ता करने लगे।
इधर सिया की बात सुनकर अर्नव ने खुद को संभाला और कहा, मम्मा पापा तो सभी के पास होते हैं, लेकिन मेरी सिया तो स्पेशल है, तो उसके पास उसके स्पेशल मामू हैं। सिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे मम्मी पापा चाहिए। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया को कैसे समझाए। तभी जूलिया आगे आई और उसने सिया को गोद में उठाकर कहा, हमारी सीयू के पास तो पापा हैं। सब उसे असमंजस की स्थिति में देखने लगे और सिया ने मासूमियत से कहा, कहाँ हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? जूलिया ने बैठकर कहा, पापा कौन होते हैं? जो आपकी सारी विशेष, सारी जिद पूरी करें, आपको स्कूल छोड़कर आएं और लेने जाएं, आपके साथ खेलें और आपको बहुत प्यार करें। तो आपके मामू वही सब तो करते हैं, तो हुए ना वो आपके भी पापा? ये सुनकर सिया ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ओफो, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। लेकिन अचानक से, लेकिन मम्मा, मम्मा नहीं है। सिया की पहली बात सुनकर तो सभी मुस्कुरा दिए, लेकिन दूसरी बात सुनकर सबके चेहरों से मुस्कान चली गई। सिया बोली, मामू, मम्मा कहाँ हैं? तभी वहाँ सिया की आया आशा आ गई। उसे देख शंकर बोला, शिव, देखो आशा दीदी आ गई। आशा को देख वो दौड़कर उसके पास चली गई। अर्नव ने उसे सिया को वहाँ से ले जाने का इशारा किया तो आशा सिर हिलाकर सिया को अपने साथ सिया के रूम में ले गई। उनके जाने के बाद विशाल ने अर्नव से कहा, भाई देख, सिया को एक माँ की ज़रूरत है, इसलिए तू शादी कर ले। अली उसका साथ देते हुए बोला, हाँ अर्नव, तू शादी कर ले, इसी बहाने तुझे भी ज़िंदगी में सुख दुख बांटने के लिए कोई मिल जाएगा और सिया को भी माँ मिल जाएगी। शंकर ने भी विशाल और अली का साथ दिया, लेकिन वहीं जूलिया ने कहा, अगर उसे शादी नहीं करनी तो ना करे, क्यों तुम लोग उसे इतना फोर्स कर रहे हो? सब उसकी इस बात के पीछे छिपी वजह जानते थे। खैर, शंकर ने कहा, डिसाइड तुझे ही करना है। अर्नव कुछ नहीं बोला। विशाल बोला, वो जो डायमंड्स वाले क्लाइंट थे, वो चाहते हैं कि हम खुद उनसे मिलने जाएं। अर्नव ने आंखें बंद करके कहा, उन्हें कहो कि अर्नव सिंह शेखावत किसी से मिलने नहीं जाता, बल्कि सब खुद उससे मिलने आते हैं। विशाल ने कहा, वो मानने को तैयार नहीं है। अर्नव ने खींच कर कहा, कहाँ जाना है? विशाल उसे गौर से देखते हुए बोला, शिमला। शिमला का नाम सुनकर अली, शंकर और जूलिया हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं अर्नव ने भी झट से आंखें खोल लीं और कहा, पगला गया है क्या? जानता है ना, शिमला का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। ये वही शहर है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना। नफरत है मुझे शिमला शहर के नाम से। विशाल बोला, हमसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन ये डील बहुत ज़रूरी है। अगर ये डील ना हुई तो अर्नव, तो आगे किसी भी डील लेने के लिए हमें बहुत मुश्किलें आएंगी। बस 4 दिनों के लिए ही तो जाना है और इसी बहाने हम लोग सिया को भी घुमा लाएंगे और सिया के दिमाग में माँ वाली बात भी शायद निकल जाए। अर्नव ने कुछ देर सोचकर सिर हिला दिया तो सब खुश हो गए। अर्नव बोला, तुम लोग प्लीज़ यहाँ की तैयारियाँ देख लो, मुझे सिया के साथ शॉपिंग के लिए जाना होगा। सभी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शाम 7 बजे शेखावत पैलेस। पूरा शेखावत पैलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन, एक्सर्ट सब वहाँ मौजूद थे। शंकर, विशाल, अली और जूलिया अर्नव की जगह सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे, क्योंकि अर्नव रेडी हो रहा था। अर्नव कुछ देर में तैयार होकर सिया के कमरे में गया। आशा सिया को तैयार कर रही थी। सिया लगभग तैयार थी, बस आशा उसे सैंडल पहना रही थी। अर्नव बोला, आशा तुम जाओ, ये काम मैं कर दूंगा। आशा चली गई। अर्नव सिया को सैंडल पहनाने लगा। सिया बोली, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं मामू। अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो सिया। अर्नव ने सिया को सैंडल पहना दिए और उसे गोद में उठा लिया। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ। तभी सिया बोली, आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है ना रीति, उसे उसके पापा ने ऐसे गोद में उठाया और साथ में उसकी मम्मा खड़ी थी। उन्होंने वैसे फ़ोटो खींची थी, उसने मुझे दिखाई थी। ये सुनकर अर्नव समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। उसने अपना फ़ोन निकाला और शीशे के सामने खड़े होकर जैसे ही सिया के साथ फ़ोटो लेने लगा, सिया ने टोक दिया, जब मम्मा आएंगी तभी फ़ोटो खींचेगी। ये सुनकर अर्नव ने फ़ोन वापस रख लिया। फिर वो सिया को गोद में उठाए बाहर चला गया।
दोनों सीढ़ियों पर थे, स्पॉटलाइट उन्हीं पर थी। उनके आने पर सभी तालियां बजाने लगे। सभी लड़कियों की नज़र अर्नव पर ही टिकी हुई थी। अर्नव ने नेवी ब्लू कलर का अरमानी सूट पहना था, उसके बाल उसके माथे को छू रहे थे। सभी लड़कियां तो बस उसी को ताड़ने में बिजी थीं। सिया ने भी नेवी ब्लू कलर की फ्रिल फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों नीचे आए तो सभी आगे बढ़कर अर्नव और सिया को विश करने लगे। अर्नव ने एक पल भी सिया को गोद से नीचे नहीं उतारा। शंकर, अली, विशाल और जूलिया बार बार सेक्शन में बैठे उन दोनों को देख रहे थे। बार सेक्शन में बैठे जूलिया की नज़रें अर्नव पर टिकी हुई थीं। ये बात अली, शंकर और विशाल ने नोटिस कर ली थी। अली बोला, जूली, वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता तो क्यों तुम मुझ पर ही रुकी हुई हो? जूलिया ने अपनी नज़रें अर्नव से हटाईं और उन्हें देखते हुए कहा, आई लव हिम, और मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन वो भी मुझसे प्यार जरूर करेगा, उसे करना पड़ेगा। शंकर ने वाइन के गिलास से सिप लेते हुए कहा, अगर उसकी नज़रें किसी और लड़की पर ठहर गईं तो? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर तो उस लड़की को मार दूंगी। अर्नव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इतना बोल वो वहां से उठकर चली गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर झटक लिया। वहीं दूसरी तरफ शिमला में आद्रिका एग्ज़ाम देकर घर पहुंच चुकी थी। उसे देख जयश्री बोली, कैसा गया एग्ज़ाम? आद्रिका सोफे पर पसरते हुए बोली, ठीक ही हुआ, आप प्लीज़ चाय बना दो। जयश्री ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तू फ्रेश होकर आ, फिर मैं चाय बना देती हूँ। इधर शेखावत पैलेस में सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ ही देर में केक कट हुआ और उसके 1 घंटे बाद पार्टी खत्म हो गई। सभी गेस्ट के जाने के बाद अर्नव ने देखा कि सिया को नींद आ रही है तो उसने आशा को इशारा किया। आशा सिया को कमरे में ले गई। अर्नव ने शंकर, अली, जूलिया और विशाल से कहा, हम लोग कल शाम ही शिमला के लिए निकलने के लिए तैयार रहना। चारों ने सिर हिला दिया। शंकर बोला, रहेंगे कहाँ? जूलिया बोली, 2 दिनों के लिए तो जाना है, तो होटल में ही रह लेंगे। तभी अर्नव बोला, नहीं, सिया को फिर लेकर जाने का क्या फ़ायदा होगा, उसे घुमाना भी है और मैं होटल में रहना नहीं चाहता। शंकर, तू वहाँ कोई घर का बंदोबस्त कर 1-2 हफ्तों के लिए। 1-2 हफ्तों की बात सुन चारों आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। अली आगे आया, उसने अर्नव का माथा अपने हाथ के पिछले हिस्से से छुआ और कहा, तबीयत तो ठीक है? अर्नव उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुझसे कब कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? विशाल बोला, लेकिन तेरी बातों से लग रहा है। जो इंसान शिमला में 1 सेकंड भी ना रहे वो कह रहा है कि 1-2 हफ्ते रहना है। अर्नव ने अपने बालों में हाथ घुमाया। उसकी आंखों में नफरत देखी जा सकती थी। वो बोला, कुछ हिसाब बाकी है उस शहर से, वो पूरा करना है। चारों ने सिर हिला दिया। चारों वहां से चले गए और अर्नव भी अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिमला में अपने घर पर आद्रिका पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके कमरे में दस्तक हुई तो वो बोली, आ जाइए। कमरे में जयश्री दाखिल हुई। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वो उसके साइड टेबल पर रखा और फिर कमरे को देखने लगी। सोफे पर आद्रिका के वो कपड़े पड़े थे जो उसने एग्ज़ाम देकर आकर उतारे थे। स्टडी टेबल पर सारी किताबें बिखरी पड़ी थीं और बेड पर एक साइड किताबें, दूसरी तरफ खुद बैठी थी। जयश्री ने अब अपनी नज़र आद्रिका पर डाली, जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मस्त अपना पढ़ रही थी। जयश्री ने अपना सिर हिलाया और जाकर उसके सोफे से कपड़े उठाकर बाथरूम के दरवाजे के पीछे लटका दिए। फिर वो स्टडी टेबल के पास गईं और उन्होंने सारी किताबें सही कीं। फिर वो जैसे ही कमरे के बाहर जाने लगी, उनके कानों में इतनी खामोश बैठी आद्रिका की आवाज़ टकराई, माँ, आप फिर भूल गईं कि कल पापा की बरसी है। ये सुनकर जयश्री के कदम ठिठक गए। आद्रिका अपनी जगह से उठी। उसने अपनी माँ को अपनी तरफ घुमाया और कहा, माँ, पापा को गए 15 साल होने वाले हैं और हर साल आप उनकी बरसी कैसे भूल जाती हैं? जयश्री ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और तू है ना याद दिलाने के लिए। आद्रिका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जयश्री ने ये कहकर रोक दिया कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। आद्रिका वापस पढ़ने बैठ गई और जयश्री कमरे से बाहर निकली। उसने मन ही मन कहा, कल का दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती ज़िंदगी में। कल के ही दिन तो मुझे उनकी वो काली सच्चाई का पता लगा था। 15 साल पहले की वो रात अभी तक मेरे जहन में है। उस दिन अगर इतना ठोस कदम ना उठाती तो शायद मैं और मेरी बच्ची भी उन माँ बेटी की तरह। उन्होंने अपना सिर झटका। वो चलते चलते नीचे पहुंच चुकी थीं। उन्होंने मंदिर में रखी शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव,
अपना हाथ कृपया मेरी बेटी पर बनाए रखें और उसे इतना मजबूत बना दीजिए कि वो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आएगा, वो ज़रूर आएगा। मुझसे मेरी बच्ची को छीनने वो ज़रूर आएगा। सुबह 6 बजे शिमला पर्वत कॉलोनी, जयश्री भवन। जयश्री आरती कर रही थी और आज के दिन आद्रिका भी उसके साथ खड़ी थी। आरती करके जयश्री आद्रिका को आरती देती है और फिर दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं। हॉल में कुछ सामान रखा हुआ था। वो अनाज, कपड़े और कंबल थे। जयश्री बोली, कैब कब आएगी? आद्रिका ने अपना फ़ोन चेक किया और कहा, बस आ ही रही है। कुछ देर में कैब आ गई। ड्राइवर की मदद से सारा सामान उसने गाड़ी में रखा और फिर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सामान वहां रखवाया और फिर पूजा की। आद्रिका ने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े जोड़े और मन ही मन कहा, हे महादेव, मैं आपसे सिर्फ अपनी माँ की खुशी मांगना चाहती हूँ। पापा के जाने के बाद माँ ने ही मुझे संभाला है, मेरे सारे नखरे झेले हैं। मैं सिर्फ अपनी माँ की खुशी चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जयश्री ने हाथ जोड़कर एक नज़र आद्रिका को देखा और फिर महादेव की मूर्ति की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, हे कालों के काल महाकाल, आपसे मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, वो है मेरी बेटी की सफलता। मेरी बेटी को सफलता प्राप्त करने में पूरा सहयोग दीजिए। मैं जानती हूँ इस सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा कौन है। उस कांटे को कृपया करके मेरी बेटी के पैरों में चुभने न दीजिएगा, क्योंकि वो कांटा कितना जहरीला है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। उस कांटे के जहर से मेरा अमृत भरा प्यार खत्म होने की पूरी संभावना है। पूजा पूर्ण करने के बाद दोनों बाहर आईं। जयश्री गरीबों में अनाज बांटने लगी और आद्रिका कंबल और कपड़े। सब कुछ बांटने के बाद दोनों माँ बेटी घर की ओर चल दिए। दोनों रिक्शे से घर आए। पर्वत कॉलोनी के बाहर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका। जयश्री ने उसे पैसे दिए और फिर दोनों कॉलोनी के अंदर गए। अंदर आते ही उन्हें उनकी पड़ोसन बिमला मिल गई। बिमला दोनों को देखकर बोली, अरे सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं माँ बेटी की जोड़ी? जयश्री बोली, वो मंदिर गए थे। बिमला बोली, अच्छा, अरे हाँ, वो तुम्हारे घर पर ना एक पार्सल वाला आया था। ये सुनकर आद्रिका ने असमंजस की स्थिति में कहा, पार्सल वाला? उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन सा पार्सल वाला? बिमला बोली, मुझे भी हैरानी हुई। मैंने भी उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोला और पार्सल पकड़ा कर चला गया। बहुत ही अजीब आदमी था। ये सब सुनकर जयश्री की धड़कनें बढ़ गईं। उसने मन ही मन कहा, जिसका डर है वो ना ही हो जाए। महादेव, अभी अभी तो दुआ की और अभी से ही मेरी बच्ची के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। विमला ने कहा, तुम लोग घर चलो, मैं योगेश, उसका बेटा, के हाथों से भेज देती हूँ पार्सल। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों अपने घर की तरफ चले गए। घर के अंदर आते ही आद्रिका ने कहा, इतनी सुबह कैसा पार्सल आया होगा? जयश्री ने कहा, तू ज़्यादा ध्यान मत दे, तू बस अपनी परीक्षा की तैयारी कर। कब है अगली परीक्षा? आद्रिका बोली, 3 दिनों बाद। जयश्री ने कहा, जब तक नाश्ता तैयार करती हूँ तब तक तू ऊपर साफ सफाई कर, और हाँ, अगर तेरे कमरे में मुझे कुछ भी अस्त व्यस्त मिला ना तो देख लेना। आद्रिका सिर हिलाकर चली गई। उसके जाने के बाद योगेश आ गया। योगेश ने कहा, जयश्री आंटी। जयश्री किचन से निकली। योगेश के हाथ में पार्सल देख जयश्री की धड़कनें बढ़ गईं। उसने एक नज़र ऊपर देखा जहां आद्रिका के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे में है। जयश्री ने जल्दी से पार्सल लिया और योगेश चला गया। जयश्री ने पार्सल अपने कमरे के में अलमारी में लॉकर में रख दिया और एक गहरी सांस लेकर फिर वो वापस नाश्ता करने में लग गई। 1 घंटे बाद नाश्ता तैयार हुआ था। जयश्री ने आद्रिका को बुलाया। आद्रिका आई। दोनों नाश्ता करने लगे। आद्रिका ने पूछा, योगेश ने पार्सल नहीं दिया? जयश्री ने नाश्ता करते हुए कहा, किसी की शरारत थी, कुछ भी नहीं था पार्सल में। ये सुनकर आद्रिका ने कहा, आजकल के लोग भी ना, ऐसे भी भला कोई शरारत करता है? जयश्री इस पर कुछ नहीं बोली। दूसरी तरफ मुंबई में अर्नव और सिया ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अर्नव उसे अपने हाथों से खिला रहा था। अर्नव ने फिर कहा, सिया, आपको पता है आज हम कहीं जा रहे हैं? सिया ये सुन खुश होकर बोली, कहाँ जा रहे हैं हम मामू? अर्नव ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगा। सिया ने मासूमियत से कहा, क्यों? अर्नव बोला, पहले पापा कहो। सिया ने कहा, पापा तो मैं तब कहूँगी जब मम्मा आएंगी। आप बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्नव उसकी बात सुन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए और कहा, हम लोग आज शिमला जाएंगे। ये सुनकर सिया खुश हो गई और बोली, शिमला? मामू, वहाँ तो स्नोफॉल होती है ना? अर्नव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सिया बोली, कब जाना है?
अर्नव, आज शाम। सिया खुशी से अपनी कुर्सी से उठी और उछलने लगी। उसे इतना खुश देख अर्नव भी खुश हो गया। शाम 7 बजे विशाल, जूलिया, अली और शंकर सिया के साथ शिमला के लिए निकल गए। उन्होंने 2 गाड़ियां की थीं। एक गाड़ी में अर्नव, सिया और अली थे तो दूसरी में जूलिया, शंकर और विशाल। जूलिया अर्नव के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अर्नव को अली के साथ बात करनी थी अकेले में, तो उसने अली को अपने साथ बिठा लिया। अली ड्राइव कर रहा था और अर्नव और सिया पीछे बैठे थे। सिया खिड़की के बाहर देखने में व्यस्त थी और अर्नव आंखें बंद किए पीछे सीट से सिर टिकाकर किसी गहरी सोच में था। अली ने जब मिरर से उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बॉस, सब कुछ ठीक तो है? अर्नव ने अपनी आंखें खोलीं। उसने एक नज़र सिया को देखा, फिर अगली पैसेंजर सीट पर पड़े हेडफोन उठाए और अपना फ़ोन निकाला। उसने सिया से कहा, सिया आप ये लो हेडफोन और मेरा फ़ोन कार्टून देख लो। सिया मुस्कुराते हुए ले लेती है। जब वो हेडफोन लगा लेती है तब अर्नव अली से बोला, मैं सिया की डिमांड के बारे में सोच रहा हूँ अली। अली, बॉस सिया जो मांग रही है वो डिमांड नहीं है, बल्कि एक एहसास है। ऐसा एहसास जो हर बच्चा चाहता है। कौन है जो माँ का प्यार नहीं चाहेगा? अर्नव, जानता हूँ यार, लेकिन तू जानता है मैं शादी नहीं करना चाहता। अली कुछ सोचकर बोला, आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। एक ऐसी लड़की ढूंढ लो जो सिर्फ सिया का ख्याल रखे। अर्नव, मतलब एक आया जो कि आशा है, और वैसे भी सिया बड़ी होकर क्या सवाल जवाब नहीं करेगी। अली, बॉस फिर तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिया भी अपनी जगह गलत नहीं है। अर्नव ने सिर हिला दिया। अली ने फिर कहा, बॉस वैसे एक लड़की है जो सिया का ख्याल भी रख सकती है और आप उसे एक्सेप्ट भी कर लोगे। अर्नव ने कहा, कौन? अली बोला, जूलिया। ये सुनकर अर्नव ने कहा, मैं जूलिया की फीलिंग्स से पूरी तरह अवगत हूँ, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन है और जूलिया मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। वैसे भी एक्सेप्ट मैं करूँ या ना करूँ, सिया को करना होगा और सिया जूली को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तू तो जानता ही है, जब भी जूली मेरे करीब खड़ी होती है सिया का क्या हाल होता है। अर्नव और उसका ग्रुप परसों सुबह 5 बजे शिमला पहुँचे। वो लोग सीधा वहाँ गए जहाँ उन्होंने अपने लिए किराए के घर का अरेंजमेंट किया था। अर्नव जो कि अब ड्राइविंग सीट पर था और अली जो कि उसकी बगल में पैसेंजर सीट पर था। अर्नव, अली कहाँ है ये किराए का घर? अली, पर्वत कॉलोनी। अर्नव ने कहा, तो लगा गूगल पर मैप। अली ने सिर हिलाते हुए फ़ोन पर लगाया और उसे डायरेक्शन बताने लगा। विशाल की गाड़ी उनके पीछे थी। आधे घंटे में वो लोग पर्वत कॉलोनी पहुंच चुके थे। गाड़ियां कॉलोनी के बाहर ही पार्क करनी थीं, तो उन्होंने बाहर ही लगा दी। सिया सोई हुई थी तो अर्नव ने उसे आहिस्ता से गोद में उठा लिया। घंटों ड्राइव करने के बाद सभी की कमर पीठ अकड़ चुकी थी। अर्नव ने कहा, विशाल, शंकर और अली, तुम लोग बैग्स ले आओ। तीनों ने सिर हिला दिया। तभी शंकर की नज़र अर्नव की कमर पर पड़ी, जहाँ से उसकी जैकेट उठी हुई थी, जिस कारण उसकी बंदूक दिख रही थी। शंकर ने आगे बढ़कर उसकी जैकेट सही की और कहा, बॉस ये मुंबई नहीं शिमला है, ध्यान रखिए। अर्नव ने सिर हिला दिया। पांचों सीधा किराए के घर की तरफ बढ़ गए। अली ने कहा, हाउस नंबर 6 है। विशाल ने बेल बजाई घर की। अर्नव इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था कि उसकी नज़र अपने सामने वाले घर पर चली गई, हाउस नंबर 3, जयश्री भवन। तभी उनके घर का दरवाज़ा खुला और वहाँ से विमला निकली। उसे देख शंकर बोला, जी हम लोग मुंबई से आए हैं, रेंट पर रहने के लिए बात हुई थी। विमला ने याद करते हुए कहा, अच्छा आइए आइए। सभी अंदर आ गए। अंदर आकर सभी घर का मुआयना करने लगे। एक हॉल, एक तरफ किचन और उसी के साथ डाइनिंग एरिया, सीढ़ियों से लगकर 3 कमरे और ऊपर भी 3 कमरे थे। विमला किचन से पानी लेकर आई, उन्हें पानी दिया। फिर सभी ने अपना परिचय दिया। फिर विमला बोली, मेरा नाम विमला है, मेरे साथ मेरा बेटा रहता है। मेरे पति आर्मी में हैं तो घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही हैं। आप लोग ऊपर देख लीजिए, 3 कमरे हैं, साथ में अटैच बाथरूम। अगर खाना पीना हो तो बता दीजिएगा, उसका भी मैं कर दूंगी, लेकिन फिर पैसे भी लूँगी। खाने पीने को छोड़कर आपका 2 हफ्तों का रेंट है 6,000। विशाल कुछ बोलने वाला था कि अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शुक्रिया, हमारे खाने पीने की फिक्र आप ना करें। विमला ने सिर हिला दिया। अर्नव ने सभी को ऊपर चलने का इशारा किया। सभी ऊपर चले गए। ऊपर एक कमरे में एक डबल बेड, दूसरे कमरे में एक डबल बेड और तीसरे कमरे में एक डबल बेड और एक सिंगल बेड था।
अर्नव एक डबल बेड वाले कमरे में चला गया सिया के साथ। दूसरे डबल बेड के कमरे में जूलिया चली गई और तीसरे कमरे में विशाल, शंकर और अली चले गए। पांचों नहा धोकर सो गए। वहीं दूसरी तरफ जयश्री भवन में जयश्री आरती कर रही थी। आरती करके उसने आरती पूरे घर की ओर घुमाई और फिर आरती लेकर ऊपर आद्रिका के कमरे में गई। आद्रिका सो रही थी, किताबें उसके इर्द गिर्द थीं। जयश्री ने आरती उसके सिर पर फेरी और फिर उसका माथा चूम कर नीचे चली आई। नीचे वो सारी साफ सफाई करने लगी। सुबह 10 बजे आद्रिका उठ गई। वो नहा धोकर नीचे गई। नीचे जयश्री बच्चों के आंसर शीट चेक कर रही थी। उसने पीछे से उसे गले में बाहें डाली और कहा, दूसरों के बच्चों को छोड़कर हम पर ही ध्यान दिया करें ना। जयश्री ने अपना चश्मा निकाला और शीट को साइड पर रखा। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने लाकर कहा, इतनी जल्दी उठने को किसने कहा था? जानती हूँ पढ़ाई करके पक्का 4 बजे सोई होगी तू। आद्रिका ने कहा, नींद खुल गई तो क्या करती। अच्छा वो सब छोड़ो, आप मुझे नाश्ता दो और आज संडे है तो अनाथ आश्रम भी जाना है। जयश्री, अच्छा अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। आद्रिका, वैसे क्या है आज नाश्ते में? जयश्री, आलू के पराठे। आद्रिका, बटर तो है ना? जयश्री ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। आद्रिका खींचकर बोली, मम्मी हर वक्त यही होता है। जयश्री फ्रिज में से आटा निकालते हुए बोली, जा बिमला के घर से ले आ। आद्रिका बाहर जाते हुए बोली, बिमला आंटी भी सोचती होंगी हर बार आ जाती है बटर लेने। आद्रिका ने जाकर बिमला के घर की बेल बजाई। योगेश ने दरवाज़ा खोला और आद्रिका को अंदर आने को कहा। उसके अंदर आते ही बिमला बोली, क्या हुआ आदि, कुछ चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती, उनके कानों में किसी बच्ची के रोने की आवाज़ पड़ी। ऊपर सिया रो रही थी। अर्नव और उसका ग्रुप उठ चुका था। सिया बेड पर अकेली थी। अर्नव बाथरूम में था। अपने आप को अकेला पाकर और एक नई जगह पर देखकर सिया डर के कारण रोने लगी थी। सिया की रोने की आवाज़ सुन अर्नव जल्दी से बाहर आया। अर्नव को सामने देखकर सिया शांत हो गई। वहीं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर आद्रिका ने बिमला से कहा, आंटी ये बच्चे के रोने की आवाज़। बिमला बोली, अरे बेटा वो मुंबई से कुछ लोग आए हैं रहने 2 हफ्तों के लिए रेंट पर। आद्रिका ने सिर हिला दिया। फिर उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी, तो वो बोली, आंटी वो बटर देना। बिमला सिर हिलाते हुए किचन में चली गई। ऊपर बाकी सब भी अर्नव के कमरे में चले गए। अर्नव ने उनसे कहा, यार सिया को दूध चाहिए। जूली जा नीचे जाकर आंटी से मांग ले और उन्हें बोल देना कि पैसे दे देंगे। जूलिया सिर हिलाकर चली गई। नीचे आते ही उसे आद्रिका मिल गई। आद्रिका को उसने स्माइल पास की तो आद्रिका ने भी स्माइल पास की। जूलिया बोली, आंटी जी कहाँ हैं? आद्रिका ने कहा, वो किचन। तभी बिमला आ गई बटर लेकर। जूलिया को देख वो बोली, क्या हुआ? जूलिया, वो असल में दूध चाहिए था। सिया मतलब वो बच्ची को चाहिए था। बिमला, देती हूँ। फिर आद्रिका की तरफ रुख करके उसे बटर का पैकेट देते हुए, ये ले बेटा। आद्रिका ले लेती है और चली जाती है। विमला फिर जूलिया को दूध गर्म करके गिलास में डालकर दे देती है। सिया दूध पीने के बाद शांत हो गई। अर्नव, गाइस रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलते हैं। आद्रिका और जयश्री ब्रेकफास्ट करके अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ अर्नव, सिया और अपने ग्रुप के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए। सभी एक ही गाड़ी में गए। शंकर ड्राइव कर रहा था। उसकी बगल की पैसेंजर सीट पर अर्नव अपनी गोद में सिया को लिए बैठा था। पीछे अली, विशाल और जूलिया बैठे थे। अर्नव ने कहा, शिमला भोजनालय चलो। शंकर ने सिर हिला दिया। अली जैसे ही मैप में लगाने लगा, अर्नव बोला, रास्ता मैं बताता हूँ। मैं भी तो देखूं इतने सालों की यादें मेरे जहन से गई भी हैं या नहीं। वो शंकर को रास्ता बताने लगा और वो लोग सही जगह पर थे। सभी गाड़ी से उतरे। आसपास देखते हुए अर्नव बोला, सब बदल गया है। कोई कुछ भी नहीं बोला। अर्नव ने अपने चेहरे को सख्त और भावहीन कर लिया। सिया बोली, भूख लगी है। अर्नव सिर हिलाते हुए भोजनालय के अंदर चला गया। सभी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ भोजनालय के बिल्कुल सामने एक बाइक आकर रुकी। उस पर जयश्री उतरी और बाइक चलाने वाले ने भी जब हेलमेट उतारा
तो वो और कोई नहीं, आद्रिका थी। जयश्री उतरकर बोली, कहा था ना कि स्कूटी ले ले, लेकिन नहीं, इसे तो स्वैग दिखाना है बाइक लेकर। फिर अपने बाल संवारते हुए सारे बाल खराब कर दिए। आद्रिका ने बाइक को पार्क करके कहा, माँ क्यों सरे बाजार डांट रही हैं? चलो अंदर। दोनों ने अनाथ आश्रम की तरफ देखा। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था, जन्नत। दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी बच्चे उन्हें देखकर उनके पास दौड़े चले आए। आद्रिका जो बैग अपने साथ लाई थी उसमें से उसने चॉकलेट निकालकर सब में बांट दी। फिर वो दोनों गार्डन की तरफ बढ़ गए। वहाँ और भी बच्चे थे, लेकिन उनके साथ एक औरत और आद्रिका की उम्र की एक लड़की थी। दोनों उनकी तरफ बढ़ गए। आद्रिका ने कहा, ओए मोटो। तभी वो लड़की मुड़ी। उसने मुंह बनाकर कहा, आदि, मेरा नाम प्रियंका है, मोटो नहीं। आद्रिका हंसते हुए उसकी गले लग गई। जयश्री भी उस औरत से मिलते हुए बोली, कैसी हो सीमा? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, महादेव की कृपा से सब बढ़िया। आद्रिका भी सीमा से मिली और प्रियंका भी जयश्री से मिली। फिर आद्रिका और प्रियंका बच्चों के साथ खेलने लगीं और जयश्री और सीमा किचन में आद्रिका और प्रियंका के लिए कुछ बनाने के लिए चली गईं। किचन में आते ही जयश्री ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब देख सीमा बोली, क्या हुआ जया, सब ठीक? जयश्री के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। इसे ऐसे घबराते देख सीमा ने उसे जल्दी से पानी दिया और कहा, क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों? जयश्री ने पानी पिया और फिर कहा, वो आ चुका है। ये सुनकर पहले सीमा के चेहरे पर नासमझी के भाव थे, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो बोली, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? जयश्री, एक पार्सल आया था और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि वो पार्सल उसी ने भेजा है। सीमा माथे पर हाथ रखकर बोली, हे महादेव, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी आदि की जान खतरे में है? जयश्री, हाँ, जिस दलदल में से मैं अपनी बच्ची को लेकर आई थी, अब लगता है कि वो वापस उसी दलदल में फंसने वाली है। सीमा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सीमा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, जया, तुम ये मत भूलना कि आद्रिका की असलियत क्या है। उसकी पहचान, असलियत हम कभी भी मिटा नहीं सकते। उसकी पहचान चाहे अभी आद्रिका शर्मा है, पर यह मत भूलो कि ये वो पहचान है जो तुमने उसे दी है, लेकिन उसकी असली पहचान आद्रिका। जयश्री ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, जानती हूँ कि आदि की असली पहचान उससे कभी भी दूर नहीं जा सकती, लेकिन सीमा, जब तक हम इसे छुपा सकते हैं छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को इसकी भनक भी लग गई, इसके आगे के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। सीमा बोली, हमारे ऊपर देवों के देव महादेव का हाथ है जया, फिक्र ना कर। जयश्री ने सिर हिला दिया। सीमा, वैसे तूने पार्सल खोला? जयश्री ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने वो लॉकर में रख दिया है। सीमा ने सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं कल आती हूँ। तभी जयश्री बोली, कल नहीं, परसों शाम को आना। आदि भी तब घर पर नहीं होगी। सीमा ने सिर हिला दिया। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट करके अर्नव सिया और अपने ग्रुप के साथ भोजनालय से बाहर निकला। सिया की नज़र सीधा भोजनालय के सामने बने अनाथाश्रम के बोर्ड पर गई, जिस पर जन्नत लिखा था। ये देख सिया बोली, मामू, ये जन्नत क्या होता है? सभी ने उस तरफ देखा। अर्नव ने कहा, बेटा, जन्नत एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब खुश रहते हैं। सिया बोली, इसका मतलब वहाँ, जन्नत की तरफ इशारा करके, सब खुश रहते हैं? अर्नव ने सिर हिला दिया। सिया उसका हाथ खींचते हुए बोली, मुझे वहाँ जाना है, मुझे देखना है जन्नत कैसी दिखती है, मुझे देखना है, चलो ना अंदर चलते हैं। अर्नव ने बाकी सबकी तरफ देखा तो शंकर बोला, बॉस, चल पड़ते हैं, सिया जिद कर रही है। अर्नव ने सिर हिला दिया। तभी जूलिया बोली, लेकिन अनाथाश्रम है। अर्नव ने कहा, तो क्या हुआ, हम भी तो अनाथ ही हैं। उसकी बात सुन जूलिया ने फीकी सी मुस्कुराहट दे दी। सभी जन्नत की तरफ बढ़ गए। वो लोग जन्नत के अंदर गए। वॉचमैन उन्हें देखकर बोला, कहिए, किससे मिलना है? सिया बोली, अंकल, मुझे जन्नत देखनी है। वॉचमैन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेटा जी, तो देख लीजिए। फिर वॉचमैन ने अर्नव से कहा, साहब, आप अपना नाम यहाँ रजिस्टर की तरफ इशारा करके लिख दीजिए। अर्नव ने नाम लिख दिया। फिर वो लोग गार्डन की तरफ बढ़ गए। वहाँ सभी बच्चे घेरे बनाकर बैठे थे और घेरे के बीच में आद्रिका और प्रियंका बैठी थीं। आद्रिका की पीठ अर्नव की तरफ थी, लेकिन प्रियंका का चेहरा उनकी तरफ था। प्रियंका की जैसे ही उन पर नज़र पड़ी वो खड़ी हो गई और बोली, जी, आप लोग कौन?